हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ स्टाइल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो आपके हिंदी के क्वेश्चंस बचे रह गए थे उन्हें मैं नहीं करा पाई थी, तो आज उनको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। और चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। आँखें दिखाना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए लज्जित करना, बी स्वागत करना, सी सावधान करना, डी क्रोध से देखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रोध से देखना। आंखें दिखाना मतलब क्रोध से देखना। स्वागत करना तो बिल्कुल नहीं हो सकता, सावधान करना भी नहीं और लज्जित करना भी नहीं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब रावण रावण जग केते पद में रावण शब्द का प्रयोग क्रमशः हुआ है? ऑप्शन ए जातिवाचक संज्ञा एवं व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर बी है व्यक्तिवाचक संज्ञा एवं व्यक्तिवाचक संज्ञा, सी व्यक्तिवाचक संज्ञा एवं जातिवाचक संज्ञा, डी है जातिवाचक संज्ञा एवं जातिवाचक संज्ञा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा एवं जातिवाचक संज्ञा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवत भक्ति में संधि है। भगवत भक्ति में संधि है। ए विसर्ग संधि, बी स्वर संधि, सी व्यंजन संधि, डी गुण स्वर संधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यंजन संधि। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुकरणीय में लगा है प्रत्यय। ऑप्शन ए अनु, बी करण, सी ई और डी ई। तो इसका राइट आंसर हो जाए ई, अनुकरणीय। ठीक है, देखिए इसमें ये ई प्रत्यय निकल रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? ऑप्शन ए द्वंद्व। ये वाले द्वंद्व को देखिए, इसमें नीचे वा लगी हुई है, फिर ये है और फिर ये है। अब आपके हिसाब से जो सही होना चाहिए वो क्या है? ये है, देखिए इसमें ध्यान से देखिए, दा के नीचे भी वा है, फिर दूसरा जो दा है इसमें भी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वाक्य के अंश को हम निम्नलिखित में से क्या कहेंगे? ए पदबंध, बी पदतल, सी पदरूप और डी पदत्राण। तो इसका राइट आंसर है पदबंध, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, एक पंक्ति है रहीमदास जी की, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस शून। तो ए लक्षणा शब्द शक्ति, बी अविधा शब्द शक्ति, सी माधुर्य शब्द शक्ति और डी व्यंजना शब्द शक्ति। तो इसका राइट आंसर है व्यंजना शब्द शक्ति। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है, जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं? आइए इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए धातु, बी क्रिया, सी मूल धातु, डी यौगिक। तो इसका राइट आंसर है यौगिक धातु। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध होता है। ऑप्शन ए है करण कारक, बी संबंध कारक, सी संप्रदान कारक, डी अधिकरण कारक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिकरण कारक। संज्ञा का वह रूप जिसमें क्रिया के आधार का बोध होता है क्या है? अधिकरण कारक है। फिर देखिए दोस्तों, ये अपठित गद्यांश है, मैं पढ़ कर के शॉर्ट में बताऊंगी। जीवों उनके परस्पर क्रियाओं का अध्ययन ही पारिस्थितिकी या इकोलॉजी कहलाता है। जीव अपने पर्यावरण के अजीवित तत्वों या घटकों से क्रिया करते सम्मिलित रूप से एक तंत्र का निर्माण करता है। इसे पारिस्थितिकी तंत्र या इको तंत्र कहा जाता है। विभिन्न इको तंत्रों का संगठन भिन्न भिन्न होता है। इको तंत्र यथार्थ में कार्बनिक या जैविक और कार्बिक या अजैविक घटकों की आपस में अंतःक्रियाओं की परस्पर निर्भरता का समुच्चय है। इस शब्द का प्रयोग मूल रूप से जीवों के समूह आवास के परस्पर मिलने से निर्मित एक क्रियाशील इकाई के निर्माण को प्रकट करने के लिए किया गया है। तो दोस्तों, इस तरीके से पूरे मतलब पढ़ लेंगे यहाँ से यहाँ तक। फिर इसके नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं, देख लीजिए कि जीवों उनके पर्यावरण की परस्पर क्रियाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? जीवों उनके पर्यावरण की परस्पर क्रियाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? देखिए ऊपर आइए, जीवों उनके परस्पर क्रियाओं का अध्ययन पारिस्थितिकी इकोलॉजी कहलाता है। यही तो है, देखिए क्या कहलाएगा? इकोलॉजी। तो इसका राइट आंसर है इसका राइट आंसर ए है, बिल्कुल ठीक है। बायोलॉजी नहीं होगा, ना एंथ्रोपोलॉजी होगा, ना एंड्रोक्राइनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर उपस्थित समस्त इको तंत्र को सम्मिलित रूप से कहते हैं, उसे क्या कहते हैं?
आइए देखते हैं। इसके सम्मिलित रूप से एक तंत्र का निर्माण होता है, उसे इको तंत्र ही बता रहे हैं ये लोग तो। जीव जीव तत्वों, ठीक है, तो देख लेते हैं। आइए, जैव मंडल होना चाहिए इनमें से, देखते हैं। अच्छा हाँ, इसको जैव मंडल कहते हैं। अब आप कहेंगे जैव मंडल तो कहीं लिखा ही नहीं था, ठीक है, लेकिन जैव मंडल लिखा नहीं होता है दोस्तों, लेकिन इसको पढ़ कर के पता ही किया जाता है। कभी कभी आंसर छिपा होता है उसी में, ठीक है। ये जीवों का अध्ययन है ना, इसलिए जैव मंडल से संबंधित कर दिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर उपस्थित समस्त इको, ये तो हो चुका, पारिस्थितिकी तंत्र या इको तंत्र का यह घटक नहीं है। ऑप्शन है सूर्य का प्रकाश, बी कार्बनिक पदार्थ, सी परमाणु ऊर्जा और डी मौसम। कौन सा घटक नहीं है, ये देखते हैं। कार्बनिक घटकों की आपस में इस शब्द का सूर्य का प्रकाश, कारण, जलवायु, उत्पादक आदि शामिल हैं। अब इनमें से जो ऑप्शन में ना हो उसको टिक कर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, परमाणु ऊर्जा नहीं है। सूर्य का प्रकाश तो था, उसमें कार्बनिक पदार्थ भी था, मौसम भी था, परमाणु ऊर्जा नहीं था, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ने को दैनिक जीवन की ज़रूरतों से जोड़ना यह किस भाषाई कौशल का उद्देश्य है। ऑप्शन है श्रवण कौशल का, बी लेखन कौशल का, सी बोलने के कौशल का, डी पठन कौशल का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पठन कौशल का, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखन कौशल लेखन कौशल से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए विषय वस्तु को स्पष्ट व तार्किक रूप से संगठित करना, बी लेख को कुशलतापूर्वक लिखना, सी व्याकरण का सही उपयोग, डी विचारों के बीच संबंध स्थापित करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विचारों के बीच संबंध स्थापित करना। लेखन कौशल संबंधित नहीं है ये, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, बलाघात का प्रयोग होता है ए श्रवण कौशल में, बी बोलने के कौशल में, सी पठन कौशल में, डी लेखन कौशल में। बलाघात तो ये बोलने के कौशल में है, ठीक है। अब दोस्तों एक ही बात मैं कहना चाहूँगी कि ये जो होता है अपहृत गद्यांश, इसको आप देख रहे हैं, ये अपहृत गद्यांश जो है, ये आप चाहे नेट में हो, टेट सी टेट किसी भी परीक्षा में लेंगे तो उसमें कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको ये सब करके दिखाए हैं। तो दोस्तों ये आपके फ्री के मार्क्स होते हैं एक तरीके से समझिए, इसलिए यहाँ से और यहाँ तक कभी भी अपहृत गद्यांश आ जाए तो बहुत अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे से आंसर को टिक करिएगा। आपके 5 मार्क्स तो ऑलरेडी आपके ही हाथ में हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना है। कल फिर नए क्वेश्चंस लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगी। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।